केरल प्रदेश का एक जिला पड़ता है कालीघाट और इसी कालीघाट का एक गांव आता है कुंदमंगलम। कुंदमंगलम गांव की रहने वाली रसीला ओपी, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। पिता का नाम राजू ओपी और एक बड़ा भाई तेजस कुमार ओपी, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। माँ बचपन में इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। राजू अपने दोनों बच्चों को माता और पिता दोनों का प्यार देता है। राजू अपने बच्चों की अच्छी परवरिश ही नहीं करता है बल्कि दोनों को अच्छी शिक्षा भी देता है। दोनों अपने ही इलाके से इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं। लेकिन जैसे ही साल 2014 में दोनों का इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट होता है कि साल 2014 में ही तेजस को दुबई में इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है और फिर तेजस दुबई चला जाता है। तो वहीं रसीला को बेंगलुरु के इन्फोसिस कंपनी में साल 2014 में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है। रसीला भी इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन कर लेती है। जब दोनों अपने अपने नौकरी पे चले जाते हैं, राजू भी जब अपने दोनों बच्चों को अपने लाइफ में बेहतर तरीके से सेटल जब देखता है, राजू को भी अपने जीवन में सुकून आ जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारना शुरू करता है। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है। लगभग 1 साल का सफ़र गुजरता है कि साल 2015 में इन्फोसिस कंपनी में एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, रसीला, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत। जब नया एम्प्लॉय पहली बार रसीला को देखता है, पहली नज़र में उस व्यक्ति को रसीला से प्यार हो जाता है और वह व्यक्ति अपना ज़्यादा समय नहीं गंवाता है और तुरंत ही एक दिन रसीला के सामने जाता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, रसीला साफ इनकार कर देती है। कहती है कि दरअसल मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वो व्यक्ति इसके बावजूद भी रसीला के पीछे पड़ जाता है, ये सोच करके कि शायद आज नहीं तो कल रसीला उसकी बात ज़रूर समझेगी। लेकिन जितनी बार अपनी प्यार का इजहार रसीला से करता है, रसीला हर बार इनकार कर देती है। तब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जाकर के ये समझ में आ जाता है कि शायद रसीला उसके प्यार को नहीं समझने वाली है और आखिरकार वो व्यक्ति अब रसीला को टॉर्चर करना शुरू करता है। इतना काफ़ी रसीला को टॉर्चर करता है कि रसीला भी उस टॉर्चर को नहीं झेल पाती है और आखिरकार एक दिन तंग आ करके अपने कंपनी में रिजाइन डाल देती है। लेकिन जैसे ही रिजाइन डालती है, उसका रिजिग्नेशन लेटर उसके सीनियर के पास जब पहुंचता है, उसका सीनियर तुरंत ही रसीला को अपने केबिन में बुलाता है और उसे बिठा करके इस रिजाइन के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है कि आखिरकार तुम इस कंपनी से रिजाइन क्यों कर रही हो। रसीला भी अपनी पूरी कहानी सच सच अपने सीनियर से बता देती। रसीला तब तक अपने काम में महारत हासिल कर चुकी थी। जब सीनियर उसका रिजाइन लेटर लेता है, साफ साफ रसीला से कह देता है कि हम तुम्हें अपने कंपनी से बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल तुम्हारे जैसा एम्प्लॉई बहुत ही कम लोग मिलते हैं, इसीलिए उसका सीनियर रसीला को बेंगलुरु से ट्रांसफ़र करके और इसी इन्फोसिस के दूसरे ब्रांच पुणे के फेस 1 में भेज देता है। रसीला भी बेंगलुरु को छोड़ करके और पुणे के फेस 1 में इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन कर लेती है साल 2015 में। और जहाँ पे कंपनी ज्वाइन करती है उसी इलाके में एक किराए पे फ्लैट लेती है और रहना शुरू करती है। इन्फोसिस कंपनी, जो कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, प्रोजेक्ट पे हमेशा काम करती है। प्रोजेक्ट इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी एम्प्लॉय को 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, तो वहीं कभी कभी एम्प्लॉय को संडे के वक्त भी काम करना पड़ता है। रसीला को अभी पुणे कंपनी ज्वाइन किए हुए लगभग 5 महीने का भी समय नहीं गुजरा था कि रसीला के सामने भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाता है। इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाता है कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए रसीला भी अपने कंपनी में दिन रात मेहनत करना शुरू करती है। समय यूं ही जब गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है कि 29 जनवरी 2017 को जब संडे पड़ता है, बेंगलोर के कंपनी रसीला को संडे के दिन भी पुणे के फेस 1 के इन्फोसिस कंपनी में बुलाती है और कहती है कि दरअसल संडे को भी इस काम को कंप्लीट करना है। रसीला भी अपने काम के लिए बिल्कुल एकदम दिल से लगन करती है और संडे को अपने ऑफिस पहुंच जाती है और बेंगलोर के अपने सीनियर से कांटेक्ट करती है और अपने काम को करना शुरू करती है। बेंगलुरु से सीनियर अधिकारी रसीला को फ़ोन के जरिए कनेक्ट करता है, ईमेल के जरिए कनेक्ट करता है और फिर अपना काम करना शुरू करता है। रसीला भी अपना काम करना शुरू करती है। जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है कि अचानक कनेक्शन कट जाता है। जब बेंगलोर का सीनियर अधिकारी रसीला के नंबर पर फ़ोन करता है, रिंग तो जारी है लेकिन रसीला फ़ोन नहीं उठा रही है। जब कई बार रसीला के नंबर पर फ़ोन करता है, रसीला जब फ़ोन नहीं उठाती है, आखिरकार उधर से एम्प्लॉय कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल रसीला अपने केबिन में बैठी है, मैं उसके नंबर पे फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है, जा कर के देखो क्या बात है। सिक्योरिटी तुरंत ही रसीला के केबिन में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही रसीला के केबिन में पहुंचता है, अंदर का नज़ारा देख करके उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहां से भागते दौड़ते तुरंत ही गेट पर आता है और रसीला के मैनेजर को फ़ोन करता है जिसका नाम है अभिजीत राठौर, और उसको ये सारी जानकारी देता है। जैसे ही अभिजीत राठौर को ये सारी जानकारी मिलती है, अभिजीत राठौर भी भागते दौड़ते कंपनी पहुंचता है
और जैसे ही रसीला के केबिन के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि दरअसल रसीला के गले में एक तार लपेटा गया है जो एक कंप्यूटर का तार है। रसीला के चेहरे को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। दरअसल रसीला इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। जब मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि दरअसल उस वक्त मैं ड्यूटी पे नहीं था, उस वक्त ड्यूटी पे भाविन सैकिया था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया मुझे हैंड ओवर करके अपने घर चला गया। अभिजीत तुरंत ही इस बात की खबर हिंजवानी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस भी तुरंत अपनी टीम को लेकर के इन्फोसिस कंपनी में पहुँचती है। लेकिन पुलिस जैसे ही रसीला के केबिन में पहुँचती है, पुलिस तुरंत ही रसीला के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो पता चलता है कि दरअसल रसीला जिस केबिन में बैठती थी उस केबिन का एक्सेस सिर्फ रसीला के ही पास था। पुलिस वालों को साफ समझ में आ जाता है कि दरअसल इस केबिन में जो भी व्यक्ति घुसा होगा वो कोई ना कोई इस कंपनी का एम्प्लॉई ही होगा। इसीलिए पुलिस सबसे पहले प्रेजेंटेड सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करना शुरू करती है। तो प्रेजेंटेड सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि दरअसल साहब उस वक्त ड्यूटी पे मैं नहीं था, भाविन सैकिया था, भाविन जो कि इसी इलाके में रहता है। पुलिस तुरंत ही भाविन का एड्रेस नोट करती है और उससे मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। जैसे ही पुलिस भाविन के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि दरअसल भाविन अपने घर पे नहीं है। आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ करना शुरू करती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि दरअसल भाविन आया तो था शाम के वक्त, लेकिन ये कह करके यहाँ से चला गया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, अपने माँ से मिलने के लिए जा रहा है। पुलिस को अब शक हो जाता है कि जरूर इसमें भाविन का कोई ना कोई रोल है। इसीलिए पुलिस अब भाविन की तलाशी करना शुरू करती है और 8 घंटे के अंदर ही रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास पुलिस तुरंत ही छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से भाविन को अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर पुलिस भाविन से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब भाविन से पूछताछ करना शुरू करती है, भाविन भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुन करके पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। भाविन जो कि असम प्रदेश के ताती बिहार गांव का रहने वाला है। भाविन के पिता 3 शादियां कर चुके हैं। तीसरी बीवी का बेटा भाविन है। भाविन का कुछ सौतेले भाई भी है। भाविन अपने असम इलाके से ही पढ़ाई करता है। भाविन बचपन से ही पढ़ने का काफ़ी शौक़ रखता है। भाविन असम से ही इंटर तक की पढ़ाई करता है। लेकिन इंटर के पढ़ाई करने के बाद भाविन जब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए अपने पिता से बात करता है तो इसका विरोध उसके सौतेले भाई कर देते हैं। आखिरकार उसके सौतेले भाई इतना काफ़ी विरोध करते हैं कि भाविन ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेता है और फिर जब एडमिशन नहीं हो पाता है उसके सौतेले भाइयों की वजह से अपने सौतेले भाइयों से झगड़ा करता है। झगड़ा कुछ इस प्रकार से होती है कि आखिरकार साल 2013 में भाविन अपने एक सौतेले भाई की हत्या करके और वहां से फरार हो जाता है और सीधे पुणे पहुंच जाता है। पुणे में आकर के एक नौकरी की तलाशी करना शुरू करता है और आखिरकार साल 2014 में पुणे के फेस 1 में इन्फोसिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। भाविन जब अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई आते हैं काम करने के लिए, खास करके महिलाएं, जब भी महिलाएं उस कंपनी में काम करने के लिए आती है, भाविन उनके तरफ काफ़ी गंदी नज़रों से देखता है। रसीला भी जब उस कंपनी में जाती है काम करने के लिए, भाविन रसीला के तरफ भी काफ़ी गंदी नज़रों से देखता है। एक दिन जब काम इम्पोर्टेंट होता है, संडे के दिन जब रसीला अपने कंपनी में काम करने के लिए जाती है, भाविन को उस दिन मौका मिल जाता है और फिर जा कर के रसीला को एक ऐसी बात कहता है जिस पे रसीला एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि तुम दरअसल अपनी औकात नहीं देख रहे हो क्या? तुम अपनी औकात से ज़्यादा नहीं बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसी बात करने के लिए? मैं तुरंत ही इसकी कंप्लेन तुम्हारे पार्टी से करती हूँ। उसके बाद से भाविन अपने ड्यूटी पे तो आ जाता है। रसीला जब उसे इनकार कर देती है, अब भाविन को कहीं ना कहीं डर सताने लगता है कि अगर रसीला ने उसके कंपनी से उसकी शिकायत कर दिया तो भाविन की नौकरी चली जाएगी। इस बात से भाविन इतना काफ़ी डर जाता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं असम भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि वहां की पुलिस भाविन की तलाशी कर रही थी। इसीलिए 29 जनवरी 2017 को रसीला जब संडे के दिन अपने कंपनी में काम करने के लिए जाती है, भाविन को फिर मौका मिल जाता है और भाविन रसीला से माफ़ी मांगने के लिए पहुँचता है उसके केबिन में। रसीला जो कि अपने केबिन में आराम से बैठ करके अपना काम करती है, भाविन गेट के बाहर से ही जा करके और नोक करता है और कहता है कि दरअसल मैम मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, मुझे अंदर आने दीजिए। रसीला भी कार्ड का एक्सेस देती है और अपने केबिन के अंदर बुला लेती है। जैसे ही भाविन केबिन के अंदर जाता है, रसीला से अपने गलतियों की माफ़ी मांगता है। इस पर रसीला भाविन को डराने के लिए और ज़्यादा उत्तेजने में आ जाती है और कहती है कि दरअसल मैंने तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी कंप्लेन कर दी है, अब देखती हूँ कि तुम इस कंपनी में कैसे नौकरी कर सकते हो। जैसे ही रसीला इस तरह की बातें करती है, भाविन एकदम गुस्से से भड़क जाता है। उसे लगता है कि शायद अब आज नहीं तो कल मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
इसलिए गुस्से में इतना काफ़ी तिलमिला जाता है कि तुरंत ही रसीला के ऊपर हमला कर देता है और उसके गले में एक कंप्यूटर की तार लगा करके तब तक खींचता है जब तक उसकी सांसें न रुक जाती है, और फिर उसके चेहरे को अपने जूते से इतने काफ़ी बार वार करता है कि उसके चेहरे को काफ़ी बुरी तरीके से बिगाड़ देता है। और उसके बाद से बाहर जब वो निकल कर आता है, गेट पे आराम से बैठता है। जैसे ही दूसरी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए वहाँ पे जाता है, उसको हैंड ओवर करके अपने घर पे आता है। लेकिन जैसे ही भाविन घर पे पहुँचता है, भाविन को भी समझ में आ जाता है कि अगर मैं असम गया तो वहाँ की पुलिस मुझे पकड़ लेगी, और अगर मैं यहाँ पे रहा तो यहाँ की मुझे पुलिस पकड़ लेगी। इसीलिए भाविन अपने आप को ख़त्म करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचता है ताकि मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन रेलवे स्टेशन जब पहुँचता है भाविन, वहाँ पर अपने प्लान बदल देता है। भाविन सोचने लगता है कि मैं दरअसल पुणे शहर को भी छोड़ करके किसी दूसरे शहर में चला जाता हूँ और वहाँ पे जा करके एक नौकरी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन रात्रि काफ़ी हो जाने की वजह से भाविन को जब ट्रेन नहीं मिलती है, ट्रेन ना मिलने की वजह से टिकट काउंटर के ही गेट के नीचे पे बैठ करके एक कंबल ओढ़ करके और टिकट काउंटर का खुलने का इंतज़ार करता है। तभी एक खबरी के निशानदेही पे पुलिस जा करके और शिवाजी छत्रपति रेलवे स्टेशन से भाविन को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर आती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी भाविन पुलिस वालों को बताता है, पुलिस तुरंत ही भाविन को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।